हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। गेट कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस 2024 का रिजल्ट आ चुका है। आज हमारे साथ आई गेट भिलाई के स्टूडेंट नमन बावेजा हैं। नमन बावेजा का रैंक कंप्यूटर साइंस में 385 और डेटा साइंस में 152 आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस नमन। थैंक यू सर। बाकी अभी नमन अपने बारे में कुछ बताओ, ये जर्नी कैसी थी? तो सबसे पहले बेसिकली स्कूलिंग के बारे में बताओ। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम नमन बावेजा है और मैं जगदलपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप जगदलपुर में ही हुआ है और मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर फर्स्ट से लेकर 12th तक मैंने केंद्रीय विद्यालय से ही करी है सर स्कूलिंग। अच्छा, उसके बाद सर मैंने हो गए, हाँ फिर शंकरा। हाँ सर, जेई के लिए मैंने प्रिपेयर किया था 2 साल। थोड़ा 11th में तो सर उतना अच्छे से कर नहीं पाया। 12th में मैंने किया जितना मेरे से हुआ था और सर मेरी जेई में 92 परसेंटाइल समथिंग थी। और सर मुझे ये NIT रायपुर में बायोटेक मिल भी रहा था, बायोटेक्नोलॉजी। फिर मैंने सोचा कि ब्रांच को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो मैंने शंकरा में CS में एडमिशन ले लिया। अच्छा, मतलब कंप्यूटर साइंस पढ़ने का स्टार्टिंग से ही मन था। ठीक है, फिर उसके बाद शंकरा में यहाँ भिलाई आए। शंकरा में गेट के बारे में कैसे पता चला? गेट के बारे में सर मुझे 12th क्लास में पता चल गया था। अच्छा। क्योंकि मेरे भैया भी गेट की तैयारी कर रहे थे उस समय। अच्छा। तो हाँ, उनकी भी फिर IIT कानपुर में उनका भी एडमिशन हो गया, वो मैकेनिकल किया है। अच्छा, तो भैया IIT कानपुर से पास आउट है? भैया IIT कानपुर पास आउट है। तो मतलब पहले से आइडिया था नमन को गेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर आगे प्रिपरेशन रिलेटेड, मतलब आई गेट भिलाई के बारे में कैसे पता चला और जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? किस ईयर में तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपना? आई गेट भिलाई के बारे में भी मुझे फर्स्ट ईयर तक पता चल गया था। अच्छा। भाई ने भी बता दिया था और यहाँ सीनियर्स दोस्तों से और यूट्यूब में तो हम देखते ही है रिजल्ट, तो उससे भी पता चल गया था कि यार दिस इज़ द बेस्ट इन सेंट्रल इंडिया। और सर फिर मैंने एडमिशन यहाँ पर थर्ड सेम के एंड 4th सेम स्टार्टिंग तक मैंने एडमिशन ले लिया था। फिर पहले तो मैं रिकॉर्डेड ही प्रेफर करता था। रिकॉर्डेड से ही सबसे पहले OS ख़त्म किया, फिर OS के बाद C, ऐसे कर करके एक सब्जेक्ट सीक्वेंशली मैंने सारे ख़त्म किए। सारे तो नहीं कर पाया, जितने हुए 3rd ईयर तक। फिर मैंने 3rd ईयर में एक बार दिया था गेट। अच्छा। हाँ, तो उसमें मेरी आई थी सर रैंक 4000 समथिंग रैंक आई थी और नंबर मेरे 42 थे। अच्छा। तो फिर उन गलतियों से बहुत कुछ सीखने मिला। फिर अभी सर तो 3rd ईयर में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो छोड़ के गए थे प्रिपरेशन, मतलब इसमें एग्जाम के लिए? 3rd ईयर में सर मैंने CN पूरा छोड़ दिया था। ठीक है। और DBMS बस ट्रांजैक्शन और FD मुझे आता था थोड़ा बहुत, बाकी छोड़ के गए थे और CO वगैरह करके गए थे? हाँ, COA OS ये सब था क्लियर, लेकिन उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर भी उतने अच्छे से बनाए नहीं थे, टेस्ट भी नहीं दिए, एनालाइज भी नहीं उतने अच्छे से नहीं किए थे। तो वही था सर। तो मतलब उसके बाद फिर रिजल्ट आया अबाउट मार्च के आसपास। फिर उसके बाद तुम्हारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे अपने आप को तुम सब कुछ प्लान किए बेसिकली कि अब मुझे गेट 2024 के लिए टारगेट करना है, एक अच्छा रैंक लेके आना है? मोटिवेशन कहाँ से आया? सर रिज़ल्ट आई थिंक पिछले साल 16 ये इसी टाइम के अराउंड आया था, 16 मार्च के आसपास रिज़ल्ट आया। फिर रिज़ल्ट में तो पता चल गया कि 4000 रैंक है, तो कुछ होने तो वाला नहीं। फिर सर मोटिवेशन ऐसा है ना कि जब आई गेट में भी हर साल सर सेलिब्रेट करते ही है रिज़ल्ट, तो उसमें सबको बुलाते हैं, तो वो देख कर लगा यार कि करना है, अगले साल तो करना है, फुल एंड फाइनल है कि अगले साल तो करना ही है। सर उससे मोटिवेशन था। और आई थिंक सर मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन मैटर करता है। बिल्कुल। तो सर डिसिप्लिन तो था, मैं फाइनल ईयर में तो हो गया था, 3rd ईयर में नहीं था, लेकिन फाइनल ईयर में मैं था डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि मैं नमन को पर्सनली जानता हूँ, काफ़ी डिसिप्लिन था ये थ्रू आउट द प्रिपरेशन। मतलब जो भी टास्क करना है, अगर डिफाइन किया कि ये खत्म करना है तो वो खत्म कर लेता था। ठीक है, कई बार होता है ऊपर नीचे, बट वो टास्क खत्म कर लेता था। तो तुम्हारा वैसे ओवरऑल क्या था कि मुझे इस टाइम तक जो बचा हुआ सिलेबस है वो फिनिश करना है? मेरा सर मैंने मार्च में जब ये सब रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने मार्च में ही एंड तक, मेरे ख्याल से 20-25 मार्च के अराउंड मैंने CN चालू कर दिया था पढ़ना। अच्छा। फिर मैंने CN पढ़ा। CN मेरा कम से कम एक डेढ़ महीने के आसपास हो गया था, CN खत्म हो गया था। फिर DBMS के लिए तो आप आ ही गए थे, तब तक आपकी भी क्लास चालू हो गई थी, तो DBMS मेरा वहाँ से कवर हुआ। और सर मैं फाइनल ऐसे बनाया था कि हर सब्जेक्ट को मैं आराम से करूँगा, 15 से 20 दिन दूंगा एक सब्जेक्ट को। तो उसमें क्या क्या करते थे? मतलब उस 15-20 दिन के जो तुम्हारा ब्रैकेट था बेसिकली, उसमें तुम क्या क्या करते थे? सबसे पहले तो सर की जो नोट्स है वो मैं पूरा लिख कर रिवाइज़ करता था, कॉपी को पूरा लिख कर रिवाइज़ करता था। एक बार वो हो गया। फिर जो सर क्लास में क्वेश्चन करें एक बार वो हो गए। फिर आपका बुकलेट सॉल्व कर लिए, बुकलेट के बाद प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मतलब उस विंडो में तुमको पता चल गया कि अब मेरे पास क्या क्या कमियां हैं, तो उसको कहीं नोट भी करते थे? हाँ, एक अलग से कॉपी थी कि मुझे मतलब ये सब नया पता चला या ये नहीं आता था जो मैंने नया सीखा। ऐसे कर करके हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे मतलब महीने के शुरू के 15 दिन C हो गया, फिर उसके बाद DS हो गया, और ये मैं साइक्लिक चलाता था कि अगले महीने भी या 2 महीने बाद भी
इस सब्जेक्ट का मैं इस एक वीक में पूरा रिवीजन कर लूँगा, और किसी टेस्ट सीरीज़ मैंने मल्टीपल लिए थे तो किसी और टेस्ट सीरीज़ की मैं सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज देकर, ताकि मेरा एक बार रिवीजन भी हो जाए, वो मैं कर लेता था। और एक बार थोड़ा इसको अच्छे से बताना कि साइक्लिक रिवीजन एक्चुअली में करते कैसे हैं। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, गलती जो मैं देखता हूँ कि एक बार एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे अभी मार्च में खत्म किया, सर पढ़ा रहे हैं, वो सब्जेक्ट फिनिश होगा, फिर उसको दोबारा वो अगस्त सितंबर में जाके देखते हैं जब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मतलब एक्चुअली में एग्जैक्ट रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो बच्चों को पता नहीं होता। तो तुम एक बार अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू बताओ एग्जाम्पल के साथ कि साइक्लिक रिविजन एक्चुअली में होता क्या है। साइक्लिक आप जैसे कि मैंने शुरू के महीने के 15 दिन मैंने आराम से सी पढ़ा, ठीक है, फिर मैं या तो उसे 1 महीने बाद या 90 डेज बाद एक बार फिर उसको और अच्छे से करूँगा, फिर से वही स्टेप की पूरा कॉपी में लिखना, रिवीजन करना। बुकलेट नहीं बनाता था क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता, बुकलेट नहीं बनाया। प्रीवियस ईयर देख लिए जो जो इंपॉर्टेंट है, स्टार वाले क्वेश्चन है जिसमें कुछ नया है, और दूसरे कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगा ली जो दूसरे मतलब। अच्छा हाँ, मतलब एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली क्या वैरायटी है क्वेश्चंस का। तो नंबर ऊपर नीचे होते थे, मतलब आप कॉन्सेप्ट रिटेन तो वैसा नहीं होता, बार बार करोगे, आखिरी में आप जाके सॉलिड बनोगे, आखिरी के 1 या 2 महीने पहले गेट के आप बन जाओगे अच्छे खासी सॉलिड। तो एक और बात बताओ मुझे कि कितने इटरेशंस की जरूरत होती है, जो तुम बोल रहे हो आखिरी में सॉलिड हो गए। अब बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्ट किया मान लो टेस्ट देना, तो स्टार्टिंग में अपने आप से ऐसा मतलब एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि यार मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल उस पीक को अटेन करना है, मतलब वहाँ तक पहुँचना है बेसिकली। तो तुमको कितना इटरेशन लगा, कब तुमको जाके ऐसा लगा कि हाँ ठीक है अब मैं लगभग सैचुरेशन पे आ चुका हूँ, अब मेरा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आई होगी प्रिपरेशन में? सर इटरेशन मुझे लग गए होंगे 3 से 4 इटरेशन लगे। 4 इटरेशन हर एक मतलब मिनिमम इतना तो करना ही है। हाँ, और हर जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में लगे। अब जैसे कि टीओसी हो गया, उसमें नहीं जरूरत है 4 इटरेशन की, टीओसी हो गया या सीडी हो गया, और सी में भी उतना नहीं लगता जरूरत। हाँ क्योंकि वो ठीक है हो जाता है कम में, जैसे सीओ है उसमें ज्यादा इटरेशन, उसमें ज्यादा लगता है, सीएन में ज्यादा, ओएस हो गया, सीएन हो गया, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से बेसिकली उसमें लगता है। तो वो अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ता है कि आप किस में स्ट्रांग हो, आप किस में वीक हो, आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि। और बैलेंस कैसे बनाए, क्योंकि तुम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो बैलेंस कैसे बनाए, और बैलेंस कॉलेज के साथ गेट कंप्यूटर साइंस, और तुमने गेट डेटा साइंस में भी तुम 152 रैंक लेके आए हो, तो सब कुछ इतना ज़्यादा बैलेंस कैसे किया तुमने? मतलब यूजुअली तुम्हारा डे कैसा होता था कि सर पढ़ाई करनी है, सब कुछ बैलेंस करके चला? कॉलेज तो सर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं नहीं जाता था। जब पेपर है कॉलेज का, जैसे यहाँ पे सीटी का कल्चर चलता है, तो सीटी है तो वो देने चले गए बस, उसमें भी जो थोड़ा बहुत एक रात पहले या 1 आध घंटे पहले पढ़े वो कर लिए। सेमेस्टर के टाइम सर मैं पढ़ता था क्योंकि सेमेस्टर क्योंकि वो एक सीपीआई की थोड़ा मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी भी जैसे अभी जो एंड सेम हुआ था गेट के पहले, उसमें भी मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा गेट का साइड करके पढ़ा था, क्योंकि अब गेट का कहना कि आप जो शुरू में पढ़े हो वही काम आएगा। हाँ, आप 1 महीने पहले पढ़ के कितना भी दिन रात कर लो, अगर आप शुरू में कुछ नहीं किए तो कोई मतलब नहीं फिर। ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में, मतलब टेस्ट देते होगे तो कई बार ऐसा होता होगा कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे इतने सर्टेन नंबर आए, वो नंबर तुम्हारा मालूम नहीं आ पा रहा, तो डिमोटिवेटिंग लगता होगा, उससे कैसे ओवरकम करते थे और टेस्ट को एनालाइज कैसे करते थे? इसका ऐसा ना कि अगर ठीक है मेरे कम नंबर आ रहे वो तो एक अलग बात है। अब इसमें यहाँ पर 2 बात ये होती है कि मेरे कम आ रहे हैं कि मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये तो फिर मुझे लगता था डिमोटिवेशन, और बार बार प्रैक्टिस करो, और कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी से भी हो जाते हैं सिली मिस्टेक। और एक ये वाली होगी ना कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो इसमें मजा आता है कि यार ये नहीं पता था, ये कोई पूछेगा तो अब मैं बता सकता हूँ, या मान लो पेपर में आया इसके अराउंड कुछ भी आया तो मैं बता सकता हूँ। मतलब जो नए कॉन्सेप्ट्स रहते हैं टेस्ट सीरीज में, तो उसको कहीं नोट भी करते चलते? हाँ, एक अलग से कॉपी थी, हर सब्जेक्ट के लिए एक पतली पतली कॉपी बना लिया था, उसमें मैं सारा नोट कर लेता था कि ये नया है। तो ओवरऑल टेस्ट लगभग कितना टेस्ट दिए होगे? अगर मैं खाली मॉक की बात करूं तो 20-25 के अराउंड मॉक दिया होगा। और ओवरऑल टॉपिक्स? ओवरऑल तो सर होंगे 200-300 तो आराम, मतलब अच्छा खासा एफर्ट किए हो तुम। और डेटा साइंस के लिए ऐसा स्पेशल स्ट्रैटेजी क्या किए थे तुम? डेटा साइंस के लिए तो सर मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, तो ये बहुत हेल्प किया डेटा साइंस में। और बाकी कोर सब्जेक्ट तो ठीक ठाक थे, जैसे मैं गेट में करता था उसमें भी, डीए में भी उतना ही करके आया हूँ। अच्छा, ठीक है, मतलब उसमें मैथमेटिक्स का एक अच्छा वेटेज है, तो वहाँ से तुमको एडवांटेज मिला। और जो कॉलेज का भी जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, जैसे कुछ सपोर्ट वेक्टर मशीन और ये सब एआई का थोड़ा सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और एआई के एल्गोरिथम्स, रिग्रेशन, तो ये सब थ्योरी आती थी और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते थे, तो वो भी काम आया। कॉलेज का भी जो सेमेस्टर के टाइम पढ़े थे वो यहाँ पे ऑफ हो गया। वही बात है, पे ऑफ कहीं ना कहीं हो ही जाती है, मेहनत आप अभी करो या बाद में करो, या आपकी पहले की भी मेहनत अभी पे ऑफ हो जाएगी। और कोई स्टूडेंट अगर जैसे डिमोटिवेट फील कर रहा है क्योंकि जर्नी में वही जो मैं बात बोल रहा हूँ पहले भी कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप कांस्टेंट रहते हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ सजेशन जो तुम्हारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो बेसिकली उसके बेसिस पे? हाँ, डिमोटिवेशन तो ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, डिमोटिवेशन आ रहा है तो ठीक है, मतलब
मैं भी हमेशा कभी अपना 100% डेली तो नहीं दे सकता, मैं क्या कोई नहीं दे सकता अपना 100% डेली, तो अप डाउन तो आते रहते हैं। और डीमोटिवेशन से ओवरकम करने के लिए मेरे हिसाब से लगता है कि आपका क्यों कर रहे हो गेट, ये बहुत आपके पास अगर एक वैलिड रीज़न है, ठीक है जॉब चाहिए सबको, जॉब तो सबको चाहिए, एमटेक सबको करना, लेकिन एक अलग फैक्टर होता है कि मैं ही क्यों, जो मेरा मतलब मैं ही क्यों सेलेक्ट होऊंगा आईआईटी में, तो ये जो वाई वाला फैक्टर, हाँ वाई, ये मैटर करता है। तो आपका डिमोटिवेशन अगर आप इसी बात को सोचोगे, जब डिमोटिवेशन लगे तो मेरे ख्याल से बहुत आपको हेल्प मिलेगी। हाँ, और बाकी फ्रेंड्स फैमिली से तो बात करती हो, आपसे भी कर लेते थे हम, आपसे तो कितना ही बात कर रहे हैं, और सर से बात कर ली, सर से आकर मिल लिए, घर वाले हैं, भाई है मेरा, वो भी बता देता था कि यार ऊपर नीचे तो चलता रहता है, मेरा भी कभी टेस्ट में 70-80 का भी नंबर नहीं आया, तो वो एक आइडिया लग जाता है। मान लो जिसने पहले उस चीज़ को कर रखा है तो वो आपको बता देगा कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि आप कभी नीचे जा रहे हो कभी ऊपर हो रहे हो, वो चलते रहता है प्रोसेस में। और बाकी ऐसा क्या था कि जैसे गेट का एग्जाम जैसे प्रिपेयर कर रहे हो तुम, तो क्या ऐसा 10 महीने जो तुमने प्रिपरेशन किया अभी फाइनल ईयर में, तो बिल्कुल सीरियस वाले मोड में रहते थे या कभी ऐसा चिल वगैरह भी करते थे कि ठीक है थोड़ा ब्रेक ले लिया, घूम के आ गए? चिल तो करता था, थोड़ा बहुत तो चिल करता ही था। ये है कि डिसिप्लिन रहता था कि ठीक है, मतलब आज अगर थोड़ा कम हो गया तो अगले दिन मैं उसको कवर करूँगा, ये मेरा रहता था कि यार अगर इधर टाइम ज़्यादा लग गया तो उधर थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिए। तो बाकी मेरे ख्याल से डिसिप्लिन की बात है सारी। ठीक है, तो अभी आगे का फ्यूचर प्लान क्या सोच रहे हो, मतलब अपने करियर को लेके? क्योंकि तुम्हारे पास 2 रैंक है, एक तुम्हारा एआई और डेटा साइंस मशीन लर्निंग के फील्ड में भी तुम जा सकते हो, दूसरा जनरल कंप्यूटर साइंस है, तो अभी कुछ सोच रहे हो वैसा या फिर? अभी तो ये है कि मतलब अगर कॉलेज के ऊपर है, जहाँ अच्छा कॉलेज मिले, जैसे सीएस से शायद अगर IIT गुवाहाटी मिल गया तो वो, और डेटा साइंस से अगर मद्रास या ISC मिल गया तो फिर डेटा साइंस प्रेफर करूँगा। ठीक है, बाकी और कोई फाइनल सजेशन, कंक्लूडिंग रिमार्क्स? फाइनल सजेशन एक बस ये है कि एक बेसिक सी बात है कि हमेशा अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि आपको वही आखिरी में वही काम आएगी, आपकी जो मेहनत है वही काम आएगी। अभी नहीं समझ आएगी ये बात, ये जो समझ गया मतलब सार है। हाँ ये सार है कि अपने ऊपर भरोसा, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, और आई गेट सर बेस्ट है। बाकी और कुछ, जैसे कई बार तुम मेडिटेशन वगैरह भी करते थे, उसका कुछ रोल? उसका हाँ, शांत रहने में बड़ी हेल्प। जैसे कि जब मैं 3rd ईयर में था, 3rd ईयर में मैं ऐसे पेपर देखा और एकदम से घबरा कि यार ये भी नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो मेरा पूरा बिगड़ गया था। तो इस बार पेपर को जब देखे तुम पहली बार, तो तुम्हारा अप्रोच क्या था कि कैसे टैकल करना है? मैं सबसे पहले सर टेक्निकल से चालू करता हूँ हमेशा। टेक्निकल में मैंने 1 या 1 घंटे 15 मिनट ऐसे करके टेक्निकल एक बार देख लिया, उसके बाद गया मैं एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड आधे घंटे 15 मिनट में एक बार देख लिया, 15 मिनट 20 मिनट में एप्टीट्यूड हो गया, फिर आया मैं टेक्निकल में, फिर एक बार टेक्निकल देखता हूँ और फिर एप्टीट्यूड, ऐसे करके 2 राउंड पूरे। अच्छा, मतलब 2 से 3 राउंड। हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी तुम डायरेक्ट जाके पेपर में लगा या फुल लेंथ टेस्ट में इसको तुम मतलब इसकी प्रैक्टिस किया करते थे? हाँ, ये इसी की प्रैक्टिस करता था मैं फुल लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली फुल लेंथ में स्टूडेंट्स को इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि आपको एक्चुअल में जब गेट का एग्जाम होगा तो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी तो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी बाकी और काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, आई होप जो भी कॉलेज तुम चाह रहे हो मिले। थैंक यू एवरीवन।